अगर हमसे कोई पूछे कि सोने का रंग कैसा होता है तो हमारा उत्तर होगा कि लगभग पीले रंग का या गोल्डन रंग का। और अगर हमसे कोई पूछे कि तांबा पारदर्शी होता है या फिर अपारदर्शी होता है तो हमको पता है कि तांबे में से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब तांबा क्या है? अपारदर्शी है। और ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि क्या कोयले में चमक होती है तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्या इन प्रश्नों का उत्तर कुछ और भी हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेक्चर नोबेल पुरस्कार 2023 के वीडियो श्रृंखला का तीसरा भाग है, जो वर्ष 2023 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विषय वस्तु पर आधारित है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार के वेबसाइट से ही इन सभी डायग्राम को, इन सभी चित्रों को मैंने लिया है। और यहां आपको अगर स्पष्ट नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो इससे कोई चिंता की बात है नहीं, क्योंकि ये सारे अलग अलग स्लाइड में लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में इस बार का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और हमारे पढ़ने का पूरा दृष्टिकोण किस पर रहेगा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के अनुसार। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था कि हम इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे कि उससे हमारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अगर पूछा जाए कभी तो साक्षात्कार या इंटरव्यू में भी इससे जुड़े प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड, सारे स्लाइड को दिखा के करूंगा कि एक बार आप नजर दौड़ा लें कि आज के इस लेक्चर में किन किन स्लाइडों को हम पढ़ेंगे और फिर रूपरेखा पर आते हैं। तो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए कि हमारे आज के लेक्चर में क्या क्या रहेगा। हम नोबेल पुरस्कार, ये स्लाइड रहेगी। उसके बाद हम संदर्भ की थोड़ी बात करेंगे, देखेंगे संदर्भ क्या है। उसके बाद फिर हम रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में ही आगे फिर हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न की बात करेंगे और इनका प्रश्न की बात मैं डायरेक्ट लास्ट में करूंगा। अभी आपको दिखा दिया कि आप इसको हल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यह भी तय हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग मुख्य परीक्षा का एक संभावित प्रश्न देखेंगे। अगर कभी आता है तो यूपीएससी में किस तरीके का प्रश्न इस पर बन सकता है, ऐसा मैं एक संभावित प्रश्न लगा दिया हूं इसमें। उसके बाद फिर कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात हम करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही इन डायग्राम को जो मैं बोल रहा हूं आपको बाद में भी मैंने दिखाया है, क्वांटम डॉट्स देखेंगे। इस तरीके से चीजों को हमारा जाएगा, पैमानों की तुलना करेंगे। क्वांटम डॉट्स निर्माण की विधि, रसायन क्षेत्र में इन तीनों विद्वानों ने इस बार क्या क्या किया है ये देखेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ विशेषताएं, मतलब पूरा प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा सबकी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाए, फिर कहीं आपको अलग से ढूंढना न पड़े। इसलिए मैं ये स्लाइड एक बार आपको दिखा रहा हूं। इवन चुनौतियों की भी बात करेंगे हम, और एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है उसकी भी हम बात करेंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस लेक्चर से जुड़ेगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग शुरू करते हैं। ये देखने के बाद आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर तो मैंने आपको पहले बताया कि नोबेल पुरस्कार के वेबसाइट से लिया हूं, और यहां आपको थोड़ा अस्पष्ट भी दिखाई दे तो आगे मैं इन सब पे एक एक करके बात किया हूं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम संदर्भ ही देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है, जो मैं आपको सब पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 पर यह हमारा लेक्चर आधारित है और 3 विद्वानों को इसमें संयुक्त रूप से मिला है। इसलिए पृष्ठभूमि का एक अलग से वीडियो पहले से ही हमारे YouTube के चैनल पर अपलोडेड है। उसके बाद तीनों लोगों में कौन कौन से हैं देखिए, मोंगी जी बावेंडी,
दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है, एलेक्सी आई एकिमोव। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है, संदर्भ करने के बाद ही रूपरेखा पर चलेंगे, प्रश्न यह उठता है कि इनको क्यों दिया गया है। तो क्यों दिया गया है देखते हैं। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया है, क्वांटम डॉट्स नाम की एक नैनो प्रौद्योगिकी के क्वांटम डॉट्स, ध्यान रखिएगा, क्वांटम डॉट्स क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी का एक उपकरण है। इसको निर्माण करने की विधि दिए हैं, इनको संश्लेषित करने की विधि बताए हैं कि किस प्रकार इसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अब हम बाद में अभी समझेंगे कि क्या है क्वांटम डॉट्स, कैसे ये बनाए, लेकिन इनको मिला क्यों है। तो आपके दिमाग में रखना है कि संदर्भ हमारा क्या है कि वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिनका नाम मैं पहले ही पढ़ दिया। तो ये संदर्भ था। और अब हम लोग इस लेक्चर की रूपरेखा पर चलते हैं और उसके बाद जो भी अवधारणाएं हैं उनको विस्तार से अपने परीक्षा के अनुरूप पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि रूपरेखा हमारा क्या रहेगा। रूपरेखा सबसे पहले यह रहेगा कि क्वांटम डॉट्स की बात हो रही है, तो क्वांटम डॉट्स क्या है, क्वांटम डॉट्स क्या है। और अभी जो शुरू में प्रश्न हुआ कि सोने का रंग पीला होता है, क्या और भी कोई रंग हो सकता है, इसका उत्तर भी हमें मिल जाएगा। तो क्या है देखेंगे, फिर क्वांटम डॉट्स के निर्माण की विधि क्या क्या हो सकती हैं उसको हम देखेंगे। बॉटम अप नैनोटेक विधि, टॉप डाउन नैनोटेक विधि। उसके बाद फिर हम क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग की बात करेंगे। क्वांटम डॉट्स के निर्माण के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि क्वांटम डॉट्स के समक्ष ही क्या चुनौतियां हैं, इसको देखेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न जो मैं अंत में आपको हल कराऊंगा। शुरू में स्लाइड दिखा दिया हूं, फिर एक बार स्लाइड दिखा दूंगा, बट पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा लास्ट में ही जब इसको हम हल करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न देखेंगे। और ये नेशनल क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इससे जुड़ता है, तो उसकी भी हम थोड़ी चर्चा इस लेक्चर में कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें अगर आप आसानी से समझ गए तो आप आराम से यूपीएससी में जो कुछ भी इससे पूछा जाएगा, इस विषय वस्तु से, आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम समझें क्या, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान को मुख्य रूप से 3 वर्गों में लोग बांट सकते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं और यहीं पर आंसर हमारा मिल जाएगा अभी। एक तो क्या है, स्थूल विज्ञान, जिसको मैं इंग्लिश के शब्द भी साथ में यूज कर दूंगा, क्योंकि कई बार हिंदी में स्थूल शब्द का मतलब हमको पता नहीं रहता है। स्थूल मतलब बहुत बड़े बड़े चीजों को, जो बहुत बड़ी बड़ी अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अलावा हम जो कुछ भी बड़ी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी बड़ी अवधारणाओं के बारे में बड़े स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं चीजों को, तो उसको हम बोलते हैं स्थूल। तो स्थूल विज्ञान। दूसरा एक क्या होता है, दूसरे को हम बोल देते हैं सूक्ष्म विज्ञान। दूसरे को क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म विज्ञान। दूसरा हो जाता है सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रो साइंस। मैं इसको बोल देता हूं मैक्रो साइंस। और ये क्या हो जाएगा, माइक्रो साइंस। और एक और स्केल है जिसको हम बोलते हैं क्या, नैनो साइंस या नैनो विज्ञान। नैनो क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो वहां पे मैंने पूरा स्केल बताया है कि नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, इधर माइक्रो, मिली, डेसी, सेंटी, सबके बारे में बताया हूं। नहीं देखे हो तो एक बार जाके वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
अब मैं यहां पे बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहां पर समझने के लिए आए हैं क्या, नोबेल पुरस्कार की विषय वस्तु को। और इसलिए मैं यहां पे सिंपल सी बात आपको यह करूंगा कि अगर 10 की घात -3, याद करिए 10 की घात -3 को आप क्या बोलेंगे, जो मैंने पहले बताया है क्या, डेसी सेंटी मिली, तो मिली हो जाएगा। 10 की घात -3 से बड़े आकार के चीजें जो रहेंगी, और यहां पे मीटर आपको लगाना है क्योंकि हम आकार माप रहे हैं तो मीटर ले लेते हैं। तो 10 की घात -3 मीटर से बड़े आकार की वस्तुओं का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्थूल विज्ञान है, या फिर ये क्या है, मैक्रो साइंस है। अगर आप 10 की घात -3 से ऊपर लेकर 10 की घात -6 तक, या इसके बीच में, बीच बोलना बेटर रहेगा, इनके बीच में या 10 की घात -6 तक के आकार की जो वस्तुएं हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, सूक्ष्म विज्ञान है। और अगर हम नैनो विज्ञान की बात करें तो आप समझ जाएंगे कि जब 10 की घात -9, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि इससे बड़ा 10 की घात -6 मीटर से बड़े और 10 की घात -9 तक के आकार के वस्तुओं का अगर अध्ययन हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये नैनो विज्ञान है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आप बात समझ गए होंगे। और यहां आपको ध्यान रख लेना है कि जो नैनो विज्ञान है, इसमें जितनी भी परंपरागत भौतिक विज्ञान की अवधारणाएं हैं, परंपरागत क्लासिकल, परंपरागत भौतिक विज्ञान के जो भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं का पालन यहां पर नहीं होता है। सिंपल बातों में आप समझते होंगे, जैसे कि हम गति के नियम पढ़ते हैं, तो गति के नियम यहां काम नहीं करेगा। यहां तो काम करता है गति का नियम, हम पढ़ते हैं, यहां भी काम कर जाएगा, लेकिन यहां गति का नियम काम नहीं करेगा। तो नैनो स्केल पर, सूक्ष्म लेवल पर हम जाते हैं, तो जो बाहर अब तक क्लासिकल विज्ञान, जो परंपरागत विज्ञान हमने देखा है, वो परंपरागत विज्ञान के नियम, अवधारणाएं सारी क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, वहां पर लागू नहीं हो पाती हैं। और इसका एग्जाम्पल कैसे आपको समझना है, तो हमको, अभी मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड होता है, सोना जो होता है, ये सोने का रंग हम लोग जनरल बोल देते हैं कि क्या है, पीला है, या कई बार इसको सुनहरा बोल दिया जाता है, गोल्डन बोल दिया जाता है। तो जब बड़ा सोने का टुकड़ा, अगर सोने का एक बड़ा टुकड़ा है, तो हमको यही रंग दिखाई देता है। लेकिन अगर इसको हम तोड़ तोड़कर, काट काट कर, अगर इसको हम नैनो के आकार पर पहुंच जाएं, नैनो समझ गए होंगे, 10 की घात -9 मीटर का आकार बन जाए, तो नैनो के आकार में अगर इसको हम तोड़ दें, तो उस समय पर यह क्या होगा, इसका रंग अलग हो जाएगा। लाल भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, बैगनी भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग इसके रंग हो सकते हैं। यही चीज आपको यहां यह भी समझ लेना है सॉरी, कि अगर तांबा हम देखते हैं कि जो हमारा तांबा है, स्थूल लेवल पर, मैं यहां स्थूल लिख देता हूं, बड़े स्तर पर आप देखोगे तो तांबा जो होता है, ये तांबे की शीट क्या होती है, अपारदर्शी होगी। लेकिन अगर इसको काट कर छोटा छोटा अगर नैनो के आकार में हम चले जाएं, तो नैनो के आकार में जाने के बाद ये क्या बन जाता है, जब ये नैनो आकार में आया तो पारदर्शी बन जाता है। तो ये एकदम ही एक नई दुनिया खोल देता है। इसको हम बोलते हैं नैनो की दुनिया या नैनो आकार की दुनिया। इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं विजिबल तरीके से, वो सारी चीजें एकदम अलग दिखाई देने लगती हैं। और यहीं पर अगर कोयले को भी अगर नैनो आकार पर देख ली, तोड़ लिया गया, तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो आपको जनरल बात ये बस समझ लेनी थी कि अध्ययन जो होता है, स्थूल बड़े स्तर के चीजों का अध्ययन करेंगे तो वो हमें कुछ अलग चीजें देंगी। उसमें आकार, गुण सारी, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण कुछ अलग मिलेगा। लेकिन जैसे ही नैनो स्केल पर उसी वस्तु को लेकर चले जाएंगे हम, तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और
जो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम लगा हुआ है, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, एक ही पदार्थ है, ये है तो एक ही पदार्थ, लेकिन देखिए इसका रंग क्या है, कहीं पर ये वाला रंग है, कहीं पर ये रंग है, कहीं ये रंग है, कहीं ये रंग है, कहीं ये रंग है। जैसे जैसे छोटा करते जा रहे हैं तो नीले की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे बड़े की तरफ आ रहे हैं तो वो किधर आ रहा है, लाल की तरफ आ रहा है। और ये क्यों, ये भी एक लाइन में पहले बात समझ लो, क्योंकि बिना अवधारणा का चीजें समझ में नहीं आती हैं, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये बात आपको इस तरीके से समझ लेना है, ये बात आपको समझने का तरीका यह है कि हमको जो दृश्य प्रकाश होता है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम बोल लो, दृश्य स्पेक्ट्रम जो हमको दिखाई देता है, जिसको हम जनरल भाषा में विबग्योर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर। विबग्योर आप बोल देते हैं कि बैगनी, इंडिगो, नीला, इस तरीके से ग्रीन, पीला, ऑरेंज, संतरी बोलते हैं और इसको लाल बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे, मैं पिछले लेक्चर में इसलिए आपको पूरा बेस बनाया था कि तरंग दैर्ध्य क्या है, आवृत्ति क्या है, ये सारी बातें आपको फिर यहां जरूरत पड़ेगी। तो एक बार सिर्फ ये बता देता हूं कि ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे, यहां से अगर हम बात करें किसकी, तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, पीछे वाले लेक्चर में जाके आप देखें, अगर नहीं देखे हो तो। तरंग दैर्ध्य अगर इधर जाओगे तो बढ़ेगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप आराम से इसको बना भी सकते हैं चाहे तो, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं से अगर हम इसी स्केल पर अगर फिर दिखाएं, ऐसे डैश डैश से मैं दिखा रहा हूं, और ये क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति पे और हम देखें, दोनों उल्टा होते हैं, तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। यहां मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। और ऐसे ही अगर तरंगदैर्घ्य देखेंगे तो तरंगदैर्घ्य इधर बढ़ेगा ना, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और ध्यान रखिए, देखिए इससे क्या मिल रहा है कि अगर तरंगदैर्घ्य जब बड़ा रहता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बड़ा रहता है तो वो लाल दिखाई देता है, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अगर छोटा रहेगा, इससे छोटा हो जाएगा तो वो ऑरेंज, संतरी दिखाई देने लगेगा, उससे छोटा होगा येलो, ऐसे छोटा करते करते आओ तो क्या दिखाई देने लगेगा, वायलेट दिखाई देने लगेगा, ग्रीन दिखाई देगा, इससे छोटा कर देंगे तो क्या, नीला दिखाई देने लगेगा। और फिर आवृत्ति में भी देखो कि जब आवृत्ति घटेगी तो ये दिखने लगेंगे, और आवृत्ति जब बढ़ाने लगोगे तो ये दिखने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नैनो कणों की यही बात है कि जब उसको हम छोटा करेंगे, किसी चीज को काट कर छोटा करेंगे तो उनका आकार छोटा होने लगेगा, और उनका आकार जब छोटा होगा तो फिर क्या करेंगे, उनमें एक विशेष गुण आ जाता है, उनमें एक तो इलेक्ट्रॉनों के घूमने की जो जगह रहती है वो कम हो जाती है, और इसलिए वो क्या होता है, कम आवृत्ति वाली प्रकाश किरणें इससे पास होती हैं, और इसलिए उनका रंग क्या होने लगता है, जैसे जैसे छोटा करेंगे वैसे वैसे इधर इस दिशा में रंग भागने लगता है, और बड़ा करते हैं तो रंग इधर जाने लगता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है, ये डायग्राम में, पूरे डायग्राम आपको क्लियरली समझ में जाएगा। देखो बड़ा कर रहे हैं तो क्या रेड हो जा रहा है, और छोटा कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, और छोटा करेंगे और दूसरे जो रंग है वो मिलने लगेंगे, जबकि पदार्थ एक ही है। अब हमसे कोई पूछ लेगा कि इसका रंग कैसा है, तो ये है, लेकिन छोटा कर रहे हैं तो ये भी बन जा रहा है, छोटा कर रहे हैं तो ये भी बन जा रहा है। तो ये इतना बात आप दिमाग में रखें। अब संदर्भ अगर हो गया तो रूपरेखा हमने बात कर लिया कि रूपरेखा में क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने दो कंसेप्ट भी बना लिए हैं। अब इस कंसेप्ट के बाद हम आते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या संभावित प्रश्न आ सकता है, ये हम देखेंगे, डायरेक्ट लेक्चर के लास्ट में आके हल करेंगे। बस आप समझ लीजिए कि यूपीएससी के मानकों के आधार पर ही मैंने इस प्रश्न को बनाया है, क्योंकि यूपीएससी 2023 में इस प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू की थी, और यह प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए। इस पर भी मैं लास्ट में लौटूंगा, हमारे लेक्चर का समापन भी यहीं से होगा। अब आ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि क्वांटम क्या है। एक्चुअली आज जो हमारा विषय वस्तु है इस लेक्चर का, वो क्या है, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स, और मैं पहले ही बता दिया कि क्वांटम डॉट्स क्या है, तो नैनो प्रौद्योगिकी का ही एक उपकरण है।
मतलब नैनो आकार का एक उपकरण है और उसकी परिभाषा आगे हम देखेंगे। बट अब इसमें एक शब्द आ जाता है कि क्वांटम। तो कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं कि आखिर में ये क्वांटम का मतलब होता क्या है, और इसलिए मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा क्वांटम के बारे में बता दिया। देखिए क्या क्वांटम है, क्वांटम क्या है, तो क्वांटम का मतलब क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम का तात्पर्य किसी भौतिक गुणों की सबसे छोटी संभव इकाई से है। किसी भी भौतिक गुणों की सबसे छोटी संभव इकाई, इसका मतलब क्या, जैसे प्रकाश देखिए, प्रकाश एक भौतिक गुण है, तो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई कौन सी ऐसी सबसे छोटी चीज है जिससे प्रकाश बनता होगा, प्रकाश निकलता होगा। तो ये हम पढ़ते हैं विज्ञान में कि जो प्रकाश है ये क्या है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में निकलता है, छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है। किसके बंडलों या पैकेटों के, तो ऊर्जा के, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में निकलता है। और ये सतत रूप से नहीं निकलता है, जैसे लाइट ऊपर जल रही है ना, तो ये लाइट हमको दिख रहा है कि हम सतत आ रही है, मतलब प्रकाश लगातार आ रहा है। लेकिन जो अवधारणा है वो क्या बोलती है कि जो प्रकाश है ये ऊर्जा के, एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या हो रहा है, निकल रहा है। उन्हीं छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को, चाहे बंडल बोल लो चाहे पैकेट बोल लो, उन्हीं छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटा या फोटोन। क्वांटा या इसी को कुछ लोग नाम देते हैं फोटोन, आप नाम सुने होंगे फोटोन के बारे में। तो क्या है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में विविक्त रूप से, सतत नहीं विविक्त रूप से उत्सर्जित होती है। उन्हीं छोटे बंडलों या पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ये क्या है, फोटोन जो है क्या है, क्वांटम है, किसके लिए, प्रकाश के लिए, क्योंकि सबसे छोटी चीज इसको ही कहा जाता है कि इससे ही प्रकाश निर्मित हो रही है। देखिए क्या लिखा गया कि भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम का तात्पर्य किसी भौतिक गुणों की सबसे छोटी संभव इकाई से है। उदाहरण के लिए प्रकाश के लिए एक फोटोन, फोटोन क्या है, उम्मीद करता हूं मैंने एकदम सरल भाषा में आपको बता दिया, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एकदम सरल भाषा में समझ लिए कि फोटोन का मतलब क्या है। तो प्रकाश के लिए एक फोटोन क्वांटम की भांति कार्य करता है। तो विद्युत के लिए, आखिर में विद्युत जो है, आप देखेंगे विद्युत का प्रवाह क्यों होता है, तो विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सबसे क्या है, छोटी संभव इकाई है विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, और इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत के लिए क्वांटम है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वांटम के बारे में आप एकदम क्लियर कट समझ गए कि क्वांटम क्या है। देखिए क्वांटम के बारे में जब क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह हम पढ़ेंगे तो एकदम अलग अवधारणाएं उसमें आती हैं। हालांकि कंसेप्ट यही रहता है, लेकिन वो एकदम अलग अवधारणा है, उस पर भी हम आने वाले समय में एक वीडियो लेकर आएंगे। बट अभी इस बात को समझे कि क्वांटम शब्द आया था, क्वांटम डॉट्स, तो थोड़ा मन में प्रश्न उठ जाता है कि क्वांटम का मतलब क्या है, इसलिए हमने क्वांटम को पहले यहां समझा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहां पे क्वांटम की यही बात जो हमने क्वांटम बताया, यहां पे इसलिए ऐसा लगाया कि क्या कर रहे हैं हम, इस पदार्थ का जो भी ये पदार्थ है इसके छोटे रूप में जा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे रूप में इसके जा रहे हैं। ये प्रकाश देखिए जो निकल रहा है ये फोटोन के रूप में निकल रहा है, ऊर्जा के बंडलों में या पैकेटों में निकल रहा है। तो इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं शुरू में आपको बता दिया कि यहाँ पे ये बड़ा है तो तरंग दैर्ध्य बड़ी है इसलिए लाल है, यहां तरंग दैर्ध्य उससे छोटी हो गई तो पीला है, यहां तरंग दैर्ध्य उससे और छोटी हो गई तो कुछ और कलर, यहां कुछ और कलर। तो इसको हम देखेंगे, बट आगे थोड़ी सी और कंसेप्ट को समझेंगे तो और बात आपको ये क्लियर होगी। देखिए अब क्वांटम भौतिकी क्या है, अगर हम क्वांटम क्या है समझ गए तो क्वांटम भौतिकी समझ लेना चाहिए। तो क्वांटम भौतिकी भी दो लाइन में समझ सकते हैं। देखिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अगर भौतिकी है तो जाहिर सी बात है कि भौतिक विज्ञान की शाखा होगी, ब्रांच होगी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत अणुओं, परमाणुओं और उप परमाणविक कणों, अणुओं, परमाणुओं एवं उप परमाणविक कणों, उप परमाणविक कण क्या है,
पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं, जाके एक बार आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने जनरल बात किया था क्या कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को उप परमाणविक कण हम कहते हैं। तो उप परमाणविक कणों जैसे बहुत छोटे आकार के कणों के, देखिए कणों का अध्ययन नहीं करना है, ध्यान रखना है यहां पे, कणों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार यहां पे कीवर्ड है। अगर कोई बोले कि अणुओं, परमाणुओं या उप परमाणविक कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो तो हो जाएगा क्या, कण भौतिकी। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी, उसका नाम हो जाता है कण भौतिकी। और इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें क्या करना है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना है कि वो चल रहे हैं तो क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, वो अगर वो किसी एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपस में वो टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब उनके व्यवहारों का अध्ययन करना है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत अणुओं, परमाणुओं और उप परमाणविक कणों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत से उप परमाणविक कण हैं, बट वो हमारे काम का यहां पर नहीं है एग्जाम के लिए। तो उप परमाणविक कणों जैसे बहुत छोटे आकार के कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम भौतिकी कहलाती है, और इसे क्वांटम यांत्रिकी भी कई बार लोग बोलते हैं। तो ये क्वांटम भौतिकी है। अब बात आती है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपको पता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है। विज्ञान हमें क्या करता है, नियम, सिद्धांत, अवधारणा देता है, और जब उसका प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रौद्योगिकी है। मतलब विज्ञान का व्यवहार में प्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी विद्वान ने बता दिया कि कोई दो केमिकल है, कोई दो रसायन हैं, इन दोनों रसायन ए और बी को अगर मिला दिया जाए, आपस में इनको मिला दिया जाए और इनको मिलाने के बाद अगर चेहरे पर लगा लिया जाए, चेहरे पर अगर इनको लगा लिया जाए तो व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, एक सिद्धांत मिल गया हमको, रसायन विज्ञान ने सिद्धांत दिया। अब कोई कंपनी है वो एक्चुअल में ये काम करके एक ट्यूब बना दे रही है और इस ट्यूब का सी नाम देके बेच रही है। तो ये सी क्या हो गया, जब इसको व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, प्रौद्योगिकी बन गया। मतलब विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, अवधारणाओं इत्यादि का व्यवहार में प्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। तो यहां भी वही बात है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, क्वांटम भौतिकी का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ही क्या है, क्वांटम प्रौद्योगिकी है। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि क्वांटम भौतिकी क्या है और क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है। यहां एक प्रश्न और आपके मन में आ सकता है जो इसमें यूज भी किया गया है, इसमें प्रयोग किया भी गया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो, और वो क्या है, क्वांटम प्रभाव। क्वांटम प्रभाव क्या है, क्वांटम इफेक्ट क्या है। तो क्वांटम प्रभाव के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें, ये क्वांटम है, मैं फिर से लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वांटम प्रभाव, देखिए क्वांटम प्रभाव की अगर बात करेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि क्वांटम के बारे में समझ गए हैं क्या है। तो जब किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे, किसी भी पदार्थ के जो सबसे संभव छोटी इकाई है, सबसे संभव छोटी इकाई है, उसके व्यवहारों से विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं, प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हीं प्रभाव को हम बोलते हैं क्वांटम प्रभाव। थोड़ा जटिल अगर आपको लगा हो, सॉरी, तो मैं आपको इस बात को समझाता हूं। देखिए कैसे, जैसे आप स्थूल लेवल पर बड़े विज्ञान में आप क्या बोलते हैं कि अगर हम एक विद्युत है, अगर विद्युत है तो इस विद्युत को जैसे ही हम किसी चीज में पास करते हैं तो तीन प्रभाव उत्पन्न कर देता है। ये क्या करता है, इसका रासायनिक प्रभाव रहता है, इसका रासायनिक प्रभाव भी होता है, इसका ऊष्मीय प्रभाव होता है, ये गर्म भी कर देता है। ये जिस चीज में बहता है उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर देता है, तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव कर देता है, और उसमें और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब वो बात अलग है कि जो विद्युत है वो एक एसी होता है, एक डीसी, एक प्रत्यक्ष करंट, प्रत्यक्ष धारा
और एक प्रत्यावर्ती धारा, उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम होलिस्टिकली बात कर ले रहे हैं, समग्रता में बात कर रहे हैं कि विद्युत में इलेक्ट्रॉनों के चलने से ये सब क्या हो रहा है, प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही जो उप परमाणविक स्तर पर छोटी इकाइयां हैं, उनके गतिविधियों से, उनके क्रिया विधियों से भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और उन प्रभावों को हम क्या बोल देते हैं कि क्वांटम प्रभाव है। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई एक उदाहरण दे दो आप क्वांटम प्रभाव का, तो आप बता सकते हैं कि क्वांटम प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम बोल सकते हैं क्या, अतिचालकता। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता क्या है कि जब विद्युत किसी भी चालक में बहती है तो उसमें कुछ प्रतिरोध लगता है, रुकावट लगता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर हम देखते हैं कुछ पदार्थों में कि उसमें कोई भी धारा के मार्ग में, विद्युत के मार्ग में रुकावट होती ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, अतिचालक बन गया है पदार्थ, और इस गुण को क्या बोलते हैं, अतिचालकता। तो ऐसे और भी बहुत चीजें हैं। जब कभी हम क्वांटम कंप्यूटिंग को पढ़ेंगे, क्वांटम को उस हिसाब से पढ़ेंगे, तो और भी हम बातें करेंगे। आपके मन में अगर कभी यह आए कि यहाँ पे अध्यारोपण, व्यतिकरण या इंटेंगलमेंट के बारे में बात करें, तो यहां हमारे इस लेक्चर का कोई ये मुद्दा है ही नहीं, आगे हम उस पर कभी समझेंगे। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे की बातें बहुत क्लियर कट समझ में आएंगी। अब आ गए हैं हम अपने टॉपिक पर कि क्वांटम डॉट्स क्या है। क्वांटम शब्द यूज हुआ था, तो क्वांटम की इतनी बातें जानने से आपका विजन क्लियर हो गया कि आखिर में हम पढ़ना क्या चाह रहे थे। अब देखिए क्वांटम डॉट्स क्या है। क्वांटम डॉट्स क्या है, सबसे पहले समझिए। देखिए क्वांटम डॉट्स क्या है, किसी भी पदार्थ को, खासकर यहां पे अर्धचालकों को लिया गया है। खासकर यहां किसको लिया गया है, अर्धचालक, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब अर्धचालक क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में विद्युत के प्रवाह के आधार पर कि उसमें विद्युत धारा बहेगी या फिर विद्युत धारा नहीं बहेगी, तो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर इसको हम तीन भागों में अक्सर बांट देते हैं। एक तो भाग होता है कि चालक है, जिसमें धारा सामान्य ताप पर, जो रूम टेम्परेचर है, कमरे के ताप पर ही उसमें धारा बह रही है, तो वो क्या है, चालक है, लोहा है, आराम से उसमें धारा बह जाएगी। और भी देखिए कॉपर है, तो ये चालक। और दूसरा होता है अर्धचालक। दूसरा होता है क्या, पहले बोल दीजिए कुचालक। दूसरा हो जाता है क्या, कुचालक। कुचालक मतलब इसमें धारा बहती ही नहीं है, जिसमें धारा बहाते ही रह जाए, धारा नहीं बहेगी। और एक इनके बीच में होता है, जो न तो पूर्ण रूप से चालक होता है, नहीं पूर्ण रूप से कुचालक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक। उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। मतलब कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर उसमें धारा नहीं बहती है ढंग से, लेकिन जैसे ही उसका ताप थोड़ा बढ़ाया जाता है, उसमें थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं उसमें, तो उसमें धारा आसानी से बहने लगती है। उस बात को हम बोलते हैं अर्धचालक। और क्वांटम डॉट्स में स्पेशल जो क्वांटम डॉट्स बनाए जा रहे हैं, वो किसके बनाए जा रहे हैं, अर्धचालकों के ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए यहां देखिए पहली बात क्या है कि क्वांटम डॉट्स, इसको क्यूडी लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्वांटम डॉट्स अर्धचालकों से निर्मित अत्यंत छोटे कण होते हैं। अत्यंत छोटे मतलब यहां बस समझ लीजिए कि नैनो आकार के। और नैनो आकार का मतलब यहां क्या हो जाएगा, तो नैनो आकार का मतलब हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की चीजों का अगर हम अध्ययन करें, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के वस्तुओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। उसको हम बोलते हैं क्या, या कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। लेकिन क्वांटम डॉट्स तो और छोटे हो रहे हैं, 1 से 100 तक जरूरी नहीं है। ये क्या है, ये तो 2 से 50 तक, 2 से 10 तक, 2 से 20 तक में ही बन रहे हैं। आजकल आप देखेंगे एप्पल जैसी कंपनियां चिप बना रही हैं, नैनो चिप बना रही हैं, जो कुछ किसकी हैं, जो कुछ नैनोमीटर की हैं, 2, 4, 5 नैनोमीटर की, इस टाइप के नैनोमीटर की, छोटे छोटे नैनोमीटर की चिप बनाई जा रही है। देखेंगे क्या है, तो क्वांटम डॉट्स क्या है, अर्धचालकों से निर्मित अत्यंत छोटे कण होते हैं, जिनका आकार कुछ नैनोमीटर, लगभग 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर का उनका व्यास होता है।
तो कुछ नैनोमीटर का इनका आकार होता है। प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि उनका व्यास 2 से 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। और 1 से 100 में क्यों बोल रहा हूं, तो ये नैनो प्रौद्योगिकी, अगर ऐसे उपकरणों का निर्माण हम कर रहे हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं। अब बात आती है कि इन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक या नैनो क्रिस्टल भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल बोल दो, चाहे अर्धचालक नैनो क्रिस्टल बोल दो। अब सेमीकंडक्टर का ही तो हिंदी नाम क्या है, अर्धचालक, तो इन्हें अर्धचालक नैनो क्रिस्टल बोलते हैं क्योंकि इनका आकार क्या है, नैनो के साइज का है। इसमें 10 से 50 परमाणु हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं, कभी भी माइंड में ये नहीं सोचना है आपको कि जो परमाणु है ये परमाणु से भी छोटा हो सकता है, परमाणु से छोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 से लेकर 50 परमाणुओं को आपस में जोड़ के इसको बनाते हैं। अब सोच लो कितनी छोटी बात है, परमाणु, परमाणुओं का आकार क्या होता है, 0.1 नैनोमीटर के आसपास का होता है। तो 10 से 50 परमाणुओं को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, क्वांटम डॉट्स बनाते हैं। मतलब केवल 10 से 50 परमाणु ही हम लेके एक साथ जोड़ते हैं और बना देते हैं क्या, क्वांटम डॉट्स। अब क्या ये कृत्रिम परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, ये बहुत आपको विशेष ध्यान देना है कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके पास एक सीमित स्थान में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसके प्रभाव से इनमें अद्वितीय गुण उत्पन्न होते हैं जो इनके आकार पर निर्भर करता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद अगले स्लाइड पर वो एक बार मैं आपको फिर ले चल के दिखाता हूं थोड़ा सा। देखिए ये जो डायग्राम यहां बना है ना, यहां पे यही बोल रहा है कि इनका जो अद्वितीय गुण, जो यूनिक गुण इसमें आ रहा है, वो यूनिक गुण क्यों आ रहा है, इनके आकार के कारण आ रहा है। जैसे ही आकार छोटा कर रहे हैं, देखिए एक रंग बदल गया, और भी इनके गुण बदल जाते हैं भौतिक और रासायनिक प्रकार के। तो ये छोटे आकार के कारण इनमें क्या होता है, अद्वितीय गुण आता है। ये बात यहां पे की गई है। देखिए ये बोला गया है कि निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन, और निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो जगह है, देखिए ये इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको चलने के लिए इतना जगह मिल रहा है। अगर ये नाभिक है तो इतना जगह मिल रहा है। अगर इसको छोटा कर दिया गया, इतना छोटा, तो अब इसको जगह क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब तो इसको जगह देखिए कम मिल जाएगा, और जब इसको जगह कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनों को घूमने का, जब जगह कम हो गया तो वो अलग प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे। तो यही बोल रहा है कि इनमें एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसलिए इनको हम कृत्रिम परमाणु भी कहते हैं। ऐसे कई परमाणुओं को, ऐसे 10-50 परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया, एक छोटा सा क्रिस्टल बन गया, और इसी क्रिस्टल को हम क्या बोल देते हैं, नैनो, या नैनो डॉट्स बोलना से बेटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, कि क्वांटम डॉट्स। अब इतनी बात अगर आप समझ गए कि क्वांटम डॉट्स एक्चुअल में है क्या, तो अब थोड़ा सा ये समझ, ये मैं पहले ही बोल दिया हूं कि नैनो प्रौद्योगिकी के और भी उपकरण हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के केवल एक ही यही उपकरण नहीं है, नैनो प्रौद्योगिकी के और भी उपकरण हैं। क्वांटम डॉट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नैनो प्रौद्योगिकी के और भी कुछ उपकरण हैं। कभी आपको प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है 2-4 का नाम देकर कि इसमें से कौन सा नैनो प्रौद्योगिकी के उपकरण है। तो क्वांटम डॉट्स के अलावा नैनो बोट्स, अब इनको हम नहीं पढ़ेंगे यहां पर, क्योंकि हमारे इस जो लेक्चर का भाग नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें क्वांटम डॉट्स नोबेल पुरस्कार के हिसाब से पढ़ना है। तो ये नैनो बोट्स, डेंड्राइमर, और ये आप नैनो तकनीक जो हमारे सिलेबस में है उसमें पढ़ते ही होंगे या पढ़ लिए होंगे। कार्बन नैनो ट्यूब, फुलेरिन, ग्रेफीन। कार्बन नैनो ट्यूब पर क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेफीन पर क्वेश्चन पहले ही यूपीएससी में पूछा आ चुका है, प्रारंभिक परीक्षा में जाके आप देख लीजिएगा। तो ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। नैनो प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक उत्पाद क्या है, क्वांटम डॉट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहां पे कि क्वांटम डॉट्स आखिर में कितने छोटे हैं, क्योंकि ऐसे तो मैंने बोल दिया कि 10 से 50 परमाणुओं को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वांटम डॉट्स बन जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा इसका तुलना करके देखते हैं कि आखिर में कितना छोटा हो सकता है। तो बड़ा नोबेल की साइट पर ही, वेबसाइट से मैंने निकाला है कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये एक फुटबॉल है, ये एक
फुटबॉल है, और ये क्या है, 1000 अणुओं को मिलाकर, देखिए यहां पे क्या है 1000 एटम्स, तो 1000 परमाणु, 1000 परमाणु को मिलाकर बना हुआ क्या है, एक क्वांटम डॉट्स है। ये क्या है, एक क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट है, और ये क्वांटम डॉट्स क्या है, 1000 परमाणुओं को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो ये क्या बोल रहा है कि इस पृथ्वी के आकार की तुलना में ये फुटबॉल जितना है, मतलब इस पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है हमारे अर्थ का, उसकी तुलना में ये फुटबॉल का आकार क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर पृथ्वी का आकार बनाने के लिए जितने फुटबॉल लगेंगे, अगर हम चाहते हैं कि फुटबॉल को मिला मिलाकर पृथ्वी का आकार कर दें, इतना बड़ा फुटबॉल आ जाए, तो जितने फुटबॉल लगेंगे इस पृथ्वी के आकार को बनाने में, ठीक उतने ही फुटबॉल, उतने ही कार्बन क्वांटम डॉट्स की संख्या लगेगी इस फुटबॉल को बनाने में। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं, जितने फुटबॉल को मिलाकर इस पूरे पृथ्वी के आकार को बनाया जा सकता है, ठीक उतनी ही संख्या में उतने ही संख्या में क्वांटम डॉट्स को मिलाने पर यह फुटबॉल बनेगा। अब समझ सकते हैं कि फुटबॉल को तो हम देख सकते हैं आसानी से, कितना छोटा है कि इस ये फुटबॉल पृथ्वी का काम कर दे रही है। यहां पर देखिए इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पृथ्वी का आकार है और ये क्या है, एक फुटबॉल का आकार है। ऐसा इनके बीच में तुलना है, मतलब बहुत छोटा होता है, क्योंकि 10⁻⁹ आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसका मतलब होता है 0.000000001 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1, इतना समझ सकते हैं कि इतना छोटा होता है ये। और यहां मीटर लिखेंगे तो बहुत ही छोटा चीज है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ऐसे तुलना किए तो भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर में तुलना का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको और मैं एक तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। ये मोबाइल में मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मोबाइल में थोड़ा आपको चीजें छोटी दिखाई देती हैं, तो इसका हमने इसी सेम जो चीजें यहां पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी हम लगाते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और बाकी मैं बोल तो यहां रहा हूं, देखिए पैमाने की तुलना थोड़ा समझते हैं कि आखिर में नैनो स्केल पर उत्पादों को बनाने से हमें क्या फायदा हो रहा है। देखिए मनुष्य का एक स्वस्थ बाल, एक मनुष्य का जो स्वस्थ बाल होता है जिसको हम देख पा रहे हैं, उस बाल का आकार क्या होता है, कुछ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर का होता है, 10⁻⁹ मीटर का नहीं होता है। एंटीबॉडी, ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तो वहां पे mRNA वैक्सीन के निर्माण के लिए मिला है, तो वहां हम देखेंगे कि आखिर में एंटीबॉडी क्या होती है, क्योंकि एंटीबॉडी शब्द का वहां पे जिक्र है। तो जो एंटीबॉडी है ये लाल श्वेत रक्त कणिकाओं में हमारे शरीर में पाई जाती हैं, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनका आकार क्या होता है, 10 नैनोमीटर के आकार का होता है। समझ लीजिए अगर हम कोई चीज ऐसी बना ले, 10 नैनोमीटर के आकार का अगर कोई चीज हम बना लेते हैं तो उससे सीधे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंटीबॉडी को प्रभावित कर सकते हैं, अपने एंटीबॉडी को हम प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन अगर हम बना लेते हैं इसी आकार का, 10 नैनोमीटर के आकार का, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी पर ही या एंटीबॉडी के आकार के जो हमारी चीजें हैं शरीर में, उन पर हम सीधे केवल उतने ही मात्रा में और उन्हीं को टारगेट करके दवाई दे सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए बैक्टीरिया जो होता है, अगर बैक्टीरिया को मारना है तो अभी हम दवाई अगर खाते हैं तो वो दवाई पूरे शरीर पर जाके काम करती है ना, साइड इफेक्ट भी करती है। अब बैक्टीरिया है कितना, तो बैक्टीरिया 1000 नैनोमीटर का है। अगर हम 1000 नैनोमीटर के आकार का अगर कोई मेडिसिन बनाते हैं तो क्या होगा, सीधे बैक्टीरिया पर ही जाके वो एक्ट करेगी। तो ये बैक्टीरिया का आकार है। और देखिए एक कैंसर कोशिका जो मनुष्य की होती है वो 1000 से कितना
10,000 1,00,000 नैनोमीटर के आकार का होता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कोशिकाओं में अनियमित, अच्छा कैंसर कोशिका है क्या, तो कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि को हम बोल देते हैं कैंसर कोशिका। वर्तमान में कोई प्रभावकारी इसका इलाज नहीं है। अगर हम इस टाइप की चीजें बनाने लगेंगे, ये प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और आगे अगर जाती है तो हम इन पर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, इनका हम इलाज ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप इसके उपयोग को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, जो वायरस होता है, कोरोना वायरस आया, कोविड-19 रोग हुआ, उसके लिए mRNA वैक्सीन मिली, जो चिकित्सा में भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, नोबेल पुरस्कार में। तो जो वायरस होते हैं उनका आकार क्या होता है, 100 नैनोमीटर के आकार का होता है। उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर इस आकार का अगर देखने वाली चीजें हम बना लिए तो। और क्वांटम डॉट्स वो काम करता है, हम देखेंगे आगे। वायरस है क्या, थोड़े से अगर प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो एक एक लाइन दे दिया हूं मैं कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों, वो कभी बात होगी। कई रोगों के लिए उत्तरदायी है। और ये आते हैं परमाणु की अगर हम बात करें, क्योंकि बनाएंगे कुछ चीजों को तो परमाणु का जरूरत पड़ेगी। तो एक परमाणु भी क्या होता है, कुछ नैनोमीटर के आकार का होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे लाइफ का पैमाना है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, नैनो के आकार का ही है, नैनोमीटर के आकार का ही है। और क्वांटम डॉट्स जो निर्माण किया गया है, बनाने की विधि लाई गई है, वो क्या नैनो आकार का है। मतलब ये हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। तो इन पैमाने के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इसका रोल क्या होने वाला है हमारे जिंदगी में, हमारे वर्तमान दुनिया में। अब बात आती है कि क्वांटम डॉट्स के निर्माण की विधि क्या है, क्वांटम डॉट्स को कैसे बनाया जा सकता है। इतनी कंसेप्ट तो आप समझ गए। क्वांटम डॉट्स मतलब क्या है, 10 से 50 परमाणुओं को आपस में जोड़कर बनाना। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो किसी एक बड़े बल्क, मतलब यहां पे देखिए इंग्लिश जो बल्क लिखा है इसका मतलब होता है स्थूल, बड़ा। किसी बड़े पदार्थ को ले लो, मान लो सोना है, इमेजिन कर लो सोने का नैनो क्रिस्टल बनाना है। तो सोने को काट काट कर इसको काट काट कर क्या कर ले हम, काटते काटते कहां पहुंच जाए, 10 की घात -9 मीटर के आकार पर पहुंच जाए तो क्या बन जाएगा, नैनो स्केल का संरचना बन जाएगा, नैनो स्तर की संरचना बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चूंकि बड़े को काट कर छोटे पर आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, टॉप डाउन है। और इसको इसी भाषा में बोलना पड़ेगा हम हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी। ऐसा नहीं कि इसको आप कोई और शब्द देंगे, यूपीएससी यही शब्द यूज करती है, टॉप डाउन विधि। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन नैनो तकनीक विधि, बड़े से काट काट कर छोटे पर पहुंचना। तो ये हो गया टॉप डाउन। दूसरा होता है क्या, बॉटम अप। बॉटम अप मतलब क्या देखिए, परमाणु है, छोटे छोटे परमाणुओं को ही कहीं से पकड़ लिया जाए और छोटे छोटे परमाणुओं को पकड़ने के बाद उनको जोड़कर, उनको आपस में जोड़कर 10 की घात -9 मीटर के आकार की संरचनाओं का निर्माण कर लिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, बॉटम अप। तली से ऊपर उठ रहे हैं, छोटे से बड़ा हो रहे हैं, लेकिन नाम यही रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो रहा है, बॉटम अप। ये क्या है, बॉटम अप विधि। और ये क्या है, टॉप डाउन विधि। इस विधि का नाम क्या है, टॉप डाउन विधि। और कौन सी विधि, तो नैनो तकनीक की विधि, जो पहले रूपरेखा में मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा चुका हूं, बना हुआ है। तो ये बनाने की विधि हो गई। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि सर, जो अभी आप बोल रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं जो विजेता, उन्होंने क्वांटम डॉट्स को किस विधि से बनाया है, इन दोनों में से किस विधि से बनाए हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठना भी चाहिए। इसका आंसर क्या है कि वो बॉटम अप विधि से बनाए हैं। बॉटम अप विधि से बनाए हैं, टॉप डाउन से नहीं बनाए हैं। टॉप डाउन से बनाए जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब टॉप डाउन से बनाए जाते हैं ना, तो जितने ये मिले हैं ना, उसमें दिक्कत होती है कि कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, एकदम एक्यूरेट एक ही समान आकार के नहीं मिल पाते हैं, जिसको हम समांगी बोलते हैं। समांगी आकार के नहीं मिल पाते हैं ये टॉप डाउन में। ये अब तक चैलेंज है, चुनौती है इसमें। लेकिन जो अभी नोबेल पुरस्कार विजेता है, खासकर जो एमजी बावेंडी जी हैं, उन्होंने
बॉटम अप तकनीक का प्रयोग किया है और उन्होंने जो ये क्रिस्टल बनाया है ना, सबका आकार कैसा कर दिया है, समान कर दिया है। जितने क्रिस्टल बने हैं, नैनो डॉट्स जितने बने हैं या क्वांटम डॉट्स जितने बने हैं, वो सारे एकदम समान आकार के बने हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने निर्माण की प्रक्रिया अपनाई है। वो बॉटम अप के माध्यम से किए हैं, टॉप डाउन से नहीं किए हैं। ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले बात पर। अगली बात क्या है कि रसायन के क्षेत्र में जो वर्ष 2023 के नोबेल विजेताएं हैं, इन्होंने क्वांटम डॉट के निर्माण में क्या योगदान दिया है, इनका योगदान क्या रहा है, समझिए योगदान क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि 1970 के अंतिम वर्षों में ये एलेक्सी एकिमोजी के बारे में है। एलेक्सी एकिमोजी यूएसएसआर में पहले रहे हैं और अभी अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये जब यूएसएसआर में, सोवियत संघ में थे, तभी उन्होंने क्या किया था, तो कांच का निर्माण कर रहे थे, रंगीन कांच का निर्माण कर रहे थे। और उस रंगीन कांच का निर्माण करते करते उन्होंने देखा कि जब किसी भी पदार्थ को काट काट कर एक छोटे लेवल पर लेकर जाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। बड़ा था तो उसका रंग कुछ और था, लेकिन जैसे ही काटे उसको हम, छोटे काटते 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 एक छोटा सा आकार जब मिला तो देखे कि उसका रंग क्या होने लगा, एकदम इस वाले रंग से अलग ही रंग आ गया, कुछ अलग ही रंग मिल गया। तो वहां से उनको यह समझ में आया कि जब चीजों को हम छोटा करेंगे तो उनके भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। बट उस समय शीत युद्ध का दौर था, तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ और इनकी बातें आगे विश्व तक पहुंच नहीं पाई थी। तो क्या किए ये 1970 के अंतिम, जो 1970 का दशक था उसके अंतिम वर्षों में रंगीन कांच के निर्माण करते समय, अच्छा क्या कर रहे थे, ये CuCl लिए थे। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने नाम लिखा भी है कि CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड। कॉपर, कांच में यह रंग कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल समझ रहे हैं, 10⁻⁹ मीटर से आ रहा था रंग, जो अलग अलग आ रहा था। और इन्होंने सिद्ध किया कि कण का आकार क्वांटम प्रभाव के कारण, छोटा करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, क्वांटम प्रभाव। जितना नैनो से नीचे जाएंगे, सब एटॉमिक मतलब उप परमाणविक कणों तक जाएंगे, छोटे कणों तक पहुंचेंगे तो क्वांटम प्रभाव आएगा। तो बोले कि ये क्वांटम प्रभाव के माध्यम से कांच पर प्रभाव डालता है, परंतु इनका आकार समान न होकर 2 से 30 नैनोमीटर के बीच था। इन नैनो कणों का जो बनने की प्रक्रिया थी वो किस पर, ताप पर निर्भर कर रहा था। इनका आकार ताप पर निर्भर कर रहा था। बनाते समय वो गर्म कर रहे थे। कांच बनता है तो उसको आपको पता है कि गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो वैसे ही कांच के निर्माण करते समय इन्होंने देखा कि एक ही पदार्थ की छोटी चीजों का रंग बदल जाता है। अब आते हैं अगले व्यक्ति पर, जो इस वर्ष के संयुक्त विजेता रहे हैं, लुईस ब्रूस। लुईस ब्रूस क्या किए हैं, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्या किया, तो 1982 में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे। देखिए 1982 में एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे, लैब में अपने एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे और रासायनिक अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे थे। एक उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे थे, कैटेलिस्ट। आपके मन में आएगा प्रश्न कि सर ये कैटेलिस्ट क्या होता है। तो कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, उसमें कोई पदार्थ ऐसा डाल दो जो उस अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले, लेकिन उस अभिक्रिया को क्या कर दे, तेज कर दे, तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। और उस अभिक्रिया को अगर धीमे कर दे तो क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष। खैर वो आपको डेफिनेटली आता होगा। तो उत्प्रेरक उसमें वो डाले थे एक, और उस उत्प्रेरक का नाम क्या था, कैडमियम सल्फाइड। उस उत्प्रेरक का नाम था CDS। मैं यहां लिख के और लिख देता हूं, कैडमियम सल्फाइड। तो कैडमियम सल्फाइड का उत्प्रेरक को उसमें ले रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसका आकार छोटा करते गए। वो काट काट के छोटा क्यों कर रहे थे, छोटा इसलिए कर रहे थे कि जब छोटा कर देने पर उत्प्रेरक ज्यादा अच्छा काम करता है। अब मैं यहां पे आपको सरफेस एरिया और इनकी बात नहीं करूंगा कि सरफेस आकार क्या होता है, वो हमारे
मुद्दे में यहाँ पे समझ में आएगा नहीं आपको, फिर मुझे कुछ अन्य क्षेत्रों में अन्य बातों को बताना पड़ जाएगा। बस इतना समझो कि छोटा आकार इसका लेंगे तो ये उत्प्रेरक ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो इसको छोटा करते 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 गए, तो छोटा करने के बाद उन्होंने देखा कि जब ये छोटा हो गया तो इसका रंग बदल गया। सीडीएस का जो रंग था एक छोटे आकार का जब ये बना तो इसका रंग बदल गया। चौंक गए कि ये क्या हुआ। फिर उस पर अध्ययन किए तो बोले कि इसका और भी उस पर कई बार प्रयास करके उन्होंने देखा और ये सिद्ध किया कि जो छोटा आकार, जब किसी चीज को हम लेके छोटे आकार पे जाएंगे तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं और इसीलिए उसका जो रंग है वो क्या हो गया है, बदल गया है। तो ये लुईस ब्रूस का एक्सपेरिमेंट था। क्या उन्होंने किया, लुईस ब्रूस ने, ब्रश लिखा है ब्रूस है, लुईस ब्रूस ने प्रदर्शित किया कि तरल में, तरल मतलब जो अभिक्रिया करा रहे थे वो तरल में करा रहे थे, द्रव या गैस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, इनको हम मिलाकर एक साथ क्या बोल देते हैं, तरल। ध्यान रखिएगा, तरल वर्ड का मतलब क्या, द्रव और गैस को एक साथ अगर बोलना है तो हम तरल बोल देंगे। तरल मतलब द्रव भी हो सकता है गैस भी, बट ये द्रव में कर रहे थे। स्वतंत्र रूप से तैरते हुए कणों में आकार विशेषित क्वांटम प्रभाव पाया जाता है। छोटा आकार करते हैं तो उसमें क्वांटम प्रभाव आ जाता है, रंग बदलने लगता है, रासायनिक गुण बदलने लगता है, भौतिक गुण बदलने लगता है। लुई ब्रूस यह बताने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस द्रव के माध्यम से इस तरीके से बताने वाले पहले विद्वान थे। अब आते हैं, ये सारा कंसेप्ट जब इन्होंने बता दिया तो अब इस बार जो संयुक्त विजेता हैं उसमें एक्चुअल में क्वांटम डॉट्स का जो निर्माण किए हैं वो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, एमजी बावेंडी। एमजी बावेंडी जी ने क्या किया, उन्होंने एक्चुअल में क्वांटम डॉट्स को संश्लेषित कर दिया, निर्माण करके दिखा दिया। और वो निर्माण करके कैसे दिखा है, एकदम सिंपल सी बात सॉरी, उन्होंने क्या किया कि 1980 के अंतिम सालों में ही ब्रूस लैब, लैब का नाम भी क्या है, प्रयोगशाला है अमेरिका का, ब्रूस लैब, उसमें अलग अलग गुणवत्ता और अलग अलग आकार के नैनो या क्वांटम डॉट्स का निर्माण कर रहे थे, करने का प्रयास कर रहे थे। 1993 के आसपास उन्होंने क्या देखा कि 1993 में उन्होंने कैडमियम सेलेनोइड, क्या लिए, कैडमियम सेलेनोइड, सेलेनोइड, कैडमियम सेलेनोइड लिए और ये कैडमियम सेलेनोइड के क्वांटम डॉट्स का निर्माण किए। कैसे किए थोड़ा समझना है इसमें कि इन्होंने एक विलायक लिया, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। कोई भी अगर आप विलयन बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में जो होता है उसको विलायक बोलते हैं। तो एक विलायक लिए और विलायक में एक यहाँ इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं, इस इंजेक्शन में क्या किए, वो ऐसे पदार्थ को भरे जो क्या बना सकता है, कैडमियम सेलेनोइड के क्वांटम डॉट्स बना सकता है, कैडमियम सेलेनोइड के क्वांटम डॉट्स बना सकता है। तो अब क्या किए, ये इंजेक्शन से इसको भर दिए यहाँ, गैस को केमिकल सोल्यूशन के अंदर, और एक गैस से यहाँ केमिकल सोल्यूशन जो भी है छोड़ रहे हैं अंदर, और यहाँ थर्मामीटर लगाए हैं तापमान मापने के लिए, क्योंकि गर्म कर रहे थे फिर ठंडा कर रहे थे, ऐसे करके देख रहे थे कि क्या कितनी ताप पर ये बन रहा है, कितनी ताप पर नहीं बन रहा है। तो ये इनका प्रयोगशाला सेटअप था। इन्होंने किया क्या, तो पहले यहां से पदार्थ को इसमें अंतःक्षेपित कर दिए और ताप जब बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि क्या होने लगा, जैसे ही वो पदार्थ अंदर गया तो छोटे 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 इसके क्या बनने लगे, क्रिस्टल बनने लगे। और ये क्रिस्टल क्या होने लगे, धीरे धीरे समय के साथ बड़े होकर, जैसे शुरू में छोटे छोटे थे, देखिए रंग छोटे हैं तो कैसा है, नीला है, लेकिन जब बड़े हुए तो ऐसा दिखाई देने लगे, और थोड़ी देर में जुड़ गए, गर्म होता जा रहा है, जुड़े तो ये लाल बन गया। मतलब जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनका गुणधर्म बदल रहा था, छोटों में उनका गुणधर्म अलग था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम कर लेते हैं, देखिए दूसरे में वही चीजें दिखाया गया है, मैंने यहाँ चित्र पे दिखाया, दूसरे में देखिए बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने ताप को क्या किया, बोला कि एक काम करते हैं, ठंडा करते हैं। देखिए यहां से उन्होंने क्या कर लिया, बर्नर को हटा लिया है, जो जलने वाला बर्नर है उसको हटा लिया, और जब बर्नर को हटाया तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, निर्माण बंद हो गया, रुक गया, नहीं बन रहे हैं। फिर जैसे ही वो गर्म किए फिर से बनने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, जो भी ये अणु मिल रहे हैं, जैसे ये तीनों जो मिल रहे हैं एकदम एक ही आकार के मिल रहे हैं,
इस ताप पे रोक लिया तो ऐसे एक ही आकार के मिल जाएंगे, अगर इस ताप पे रोक लिया तो ये वाले एक ही आकार के मिल जाएंगे, अगर इस ताप पे लाकर रोक लिए तो ये क्या हो जाएगा, इसी आकार का मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, इस विधि के द्वारा समांगी क्वांटम डॉट्स का निर्माण कर दिया है। किससे, तो छोटे कणों से, जिसको हम बोल रहे थे क्या, बॉटम अप तकनीक। तो ये रहा एमजी बावेंडी जी का योगदान। इसी को नोबेल पुरस्कार के साइट पर इस तरीके से दिखाया है, तो मैंने ये भी लगा लिया था। सेम वही बातें इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, सॉल्वेंट विलायक लिया है, थर्मामीटर लिया है, स्टेबलाइजिंग गैस जो इसको स्टेबलाइज कर रही है, स्थायित्व दे रही है, इसमें वो पदार्थ भरे हैं जिससे कैडमियम सेलेनॉइड बन रहा है, और फिर इसमें डालने के बाद गर्म कर रहे हैं तो बनने लग रहा है और आकार बढ़ने लग रहा है, लेकिन ठंडा कर रहे हैं तो फिर क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ये चीजें बताए हैं। अब आगे देखिए कि क्वांटम डॉट्स जब बन गए तो क्वांटम डॉट्स की विशेषताएं क्या है। क्वांटम, अब इतनी बात आप समझ गए हैं तो आसानी से बातों को, इसलिए मैंने यहाँ पे माइंड मैप बना लिया है कि चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि यही मूल बातें थी यहां समझने वाली। क्वांटम डॉट्स की क्या विशेषताएं हैं, गुण बोल लीजिए या फिर विशेषताएं बोल लीजिए, यहां से बात करते हैं। बहुत सी बातें आपको ऐसे ही क्लियर है और मैं बोल रहा हूं, क्लियर कट आप सुन भी लीजिए और आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि इनका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, मतलब इनका व्यास 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर की कोटि का होता है। पीछे हमने देख ही लिया इस बात को। अब अर्धचालक की बात क्या है, तो अर्धचालक बहुत से होते हैं। अर्धचालक क्या है बता दिया। अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बहुत से हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि ये सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि जैसे अर्धचालकों से निर्मित किए जाते हैं। अगली बात क्या है कि ये एक ही प्रकार के अर्धचालकों के परमाणुओं से एक ही प्रकार का अर्धचालक, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको केवल सिलिकॉन लेना है तो सिलिकॉन के ही क्या कर लीजिए, सिलिकॉन का एक अणु लिए, फिर दूसरा अणु लिए, इनको मिला दिए, तो एक ही प्रकार के अणु का भी बना सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप 2 अणुओं का अगर बनाना चाहते हैं तो यहां पर क्या कर दिए, कैडमियम ले लिए और यहां पे सल्फाइड ले लिए, मतलब यहां पर दूसरा कोई अणु ले लिए सल्फेट या सल्फाइड, तो इन दोनों को आपस में मिला दिए तो सीडीएस बन गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा। सल्फर लेंगे तो कैडमियम और सल्फर मिला दिए, कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा। मतलब 2 अलग अलग अणुओं को भी मिला के बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, और एक ही प्रकार के अणुओं को मिला के भी बनाया जा सकता है। सीधी सी बात यह है, समझ लीजिए इस बात को। ये एक ही प्रकार के अर्धचालकों के परमाणुओं से या अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से भी निर्मित हो सकते हैं। अगली बात कि त्रिविमी, तीनों डायरेक्शन में अगर हम बनाएंगे तो त्रिविमी में भी ये नैनो के ही होते हैं, तीनों दिशाओं में। अगर मान लीजिए बॉटल को मैं बताऊं तो बॉटल क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो इसके तीनों जो आकार हैं, तीनों डायमेंशन, तीनों विमाएं जो हैं वो नैनो आकार की ही होती हैं अगर नैनो डॉट्स है तो। यही बोला जा रहा है कि त्रिविमी संरचना में भी इसके तीनों विमाएं क्या होती हैं, नैनो आकार की होती हैं। और सामान्यतः एक क्वांटम डॉट्स में 10 से 50 परमाणु संयुक्त होते हैं। एक तरीके से रिपीटेशन है बट ठीक है, आप सुन लीजिए। क्वांटम डॉट्स जब प्रकाश के साथ संपर्क करते हैं तो विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। देखें आप, छोटे आकार के अनुसार वो सारा काम हो रहा है। अगला, ये अपने मूल कणों से अलग प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। मूल कण मतलब वही कि जो सोना है वो मूल रूप में, स्थूल रूप में क्या हो रहा है, पीला या सुनहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटे रूप में वो अलग अलग रंग देने लगेगा, उसका भौतिक रासायनिक गुण बदल जाएगा। तांबा, बड़े आकार में तांबा क्या है, अपारदर्शी है, छोटे आकार में क्या बन जाएगा, पारदर्शी बन जाएगा। कोयला बड़े आकार में क्या है, उसमें चमक नहीं है, छोटे आकार पर लेके जाएंगे तो उसमें बहुत शाइनिंग आ जाएगी, बहुत चमक, प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा वो। तो यही बोला गया है कि अपने मूल कणों से, मतलब जिन कणों से बनते हैं उनसे इनका भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण क्या हो जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण वही लिखा गया है कि तांबा अपने स्थूल रूप में अपारदर्शी होता है, लेकिन इसके नैनो कण क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ऐसे ही क्वांटम डॉट सामान्यतः भारी धातुओं से निर्मित होते हैं, इसलिए जहरीले होते हैं। ज्यादा क्वांटम डॉट्स क्या भारी धातुओं से बनते हैं, इसलिए जहरीले होते हैं। मतलब सारे जहरीले नहीं होते हैं। जैसे अब शीशा से बनाइए, लेड से बनाइए तो जहरीला रहेगा वो,
कैडमियम जहरीला है, उससे नैनो क्रिस्टल बनेगा, नैनो या क्वांटम डॉट्स बनेगा, जहरीला रहेगा। लेकिन जो जहरीला नहीं है उससे जहरीला नहीं बनेगा। आगे बड़े क्वांटम डॉट्स, बड़ी तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति। पहले ही बता दिया कि अगर बड़ा क्वांटम डॉट है तो उसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बड़ा रहेगा, तो बड़े तरंगदैर्घ्य तो कम आवृत्ति, शुरू में इसलिए समझा दिया। तो बड़े तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति वाले प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जबकि सबसे छोटे बिंदु मतलब जो छोटे छोटे क्वांटम डॉट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो छोटी तरंगदैर्घ्य, छोटा है तो छोटी तरंगदैर्घ्य तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, तो उच्च आवृत्तियां उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। वो पीछे में कई बार आपको दिखा दिया कि बड़ा वाला लाल, छोटा वाला उससे येलो, फिर उससे छोटा जा रहे हैं कुछ और, सबसे छोटा वाला नीला दिखाई दे रहा है, और छोटा जा सकते हैं तो शायद बैगनी तक जाए। अब जबकि अपेक्षाकृत छोटे क्वांटम डॉट्स की छोटी तरंगदैर्घ्य और उच्च आवृत्ति के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। वही बात कि छोटे वाले क्या करेंगे, छोटे वाले जो रहेंगे उच्च आवृत्ति बनाएंगे और बड़ा तरंगदैर्घ्य बनाएंगे। तो ये आप पढ़ भी लीजिएगा, और वैसे आप सुन रहे हैं मेरी बात तो ऐसे ही क्लियर कट आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, और वो क्या है कि क्वांटम डॉट्स का अनुप्रयोग क्या है। यूपीएससी अक्सर अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन पूछती है। क्वांटम डॉट्स क्या है हमने समझ लिया, तो अब इसका अनुप्रयोग कहां कहां हो सकता है। देखिए, इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। क्वांटम डॉट्स का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। चिकित्सा में हो सकता है, क्योंकि ये चमक पैदा करते हैं, पहले ही बताया, अपने आप में इनमें चमक होती है। तो अगर मान लीजिए शरीर में ऑपरेशन अगर हम शरीर में कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन में आजकल हम क्या करते हैं, कार्बनिक डाई वगैरह, कार्बनिक रंगों का प्रयोग करके वहां उजाला पैदा करते हैं, उतना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इन ऐसे कणों को वहां पे हम रख देंगे तो इतना प्रकाश उत्पन्न करेगा कि छोटी छोटी वहां की चीजें भी हमको दिखाई देने लगेंगी। सॉरी, तो शल्य चिकित्सा में काम आ जाएगा। इस तरीके से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इसका यूज होगा, जिसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैव प्रतिबिंबन जिसको बोलते हैं बायो इमेजिंग, पारंपरिक फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट को प्रतिदीप्ति पदार्थ बोलते हैं। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ, उत्पन्न करने वाले पदार्थ, प्रतिदीप्त उत्पन्न, चमक उत्पन्न करने वाले पदार्थ। प्रतिदीप्त मतलब यहां चमक है। तो जो पारंपरिक फ्लोरोसेंट है उससे ये क्या रहता है, 20 गुना अधिक चमकीला है, 100 गुना अधिक स्थिर है, स्टेबल लाइट देता है, और इसकी चमक तेज होती है। यहां उज्जवल वही बताया गया, फोटो स्टेबल, प्रकाश स्थायित्व होता है इसमें। और इसलिए चिकित्सा में इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या, कोशिकाओं एवं विभिन्न अंगों के मानचित्रण के लिए। बहुत क्लियर तस्वीर इससे बना सकते हैं हम, बहुत क्लियर तरीके से हम छोटे छोटे शरीर के जो अंग हैं, कोशिकांग हैं, उनको हम देख सकते हैं, तो उनका मानचित्रण कर सकते हैं, जैसे एक्सरे कर देती है, तो उस तरीके से इसका मानचित्रण हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैंसर कोशिकाओं की सही पहचान कर सकते हैं। जीव के शरीर के कुछ अन्य जो अनभिज्ञ ऐसे अंग हैं, बहुत से हमारे शरीर में ऐसे अनभिज्ञ अंग हैं जिनकी पहचान अभी हम नहीं कर पाए हैं। शायद इस क्वांटम डॉट्स के सहायता से हम ये काम कर सकते हैं। आप जनरल अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आप सुनते रहते होंगे, कई बार हमारे गले में एक नया अंग ढूंढ लिया गया है, तो हमारे कान में एक नया अंग ढूंढ लिया गया, ऐसा अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो हो सकता है कि जब इतना छोटे स्केल पर अगर चीजें हम काम करने लगेंगे यहां पर इनकी सहायता से, तो और भी छोटे अंग हमको मिल सकते हैं। और आगे क्या है, देखिए, फोटोवोल्टोइक सेल, जो प्रकाश पर आधारित सेल है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो सौर सेल है हमारा, उसको ये ठीक कर सकता है, क्योंकि क्वांटम लेवल पर हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में जाके अगर अध्ययन कर लें, इलेक्ट्रॉनों के बारे में अगर छोटे छोटे लेवल पर जाके उनके गुणों को समझ के और उस हिसाब से अगर उपकरण हम बना लें और उसको हम अगर सौर पैनल में लगाएं, तो उससे क्या होगा, तो उनकी दक्षता में सुधार होगी। मतलब सूर्य की अगर कम रोशनी भी मिल रही है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में इसका उपयोग है। मेडिकल क्षेत्र में और भी बहुत से इसके उपयोग हैं। हम इनका प्रयोग करके क्वांटम डॉट्स या नैनो आकार के ही मेडिसिन बना सकते हैं, दवाएं बना सकते हैं। और वो नैनो आकार के दवाएं जाके क्या करेंगी,
लक्षित टारगेटेड हमारा जो अंग है उस अंग पर ही जाके कार्य करेगी। तो इस तरीके से बहुत से इसके उपयोग हैं। एग्जाम में जो हमको 200, 250, 150 शब्द लिखना होता है उसके लिए हमको अलग अलग डायमेंशन ही कवर करने हैं। एक ही डायमेंशन में बहुत बातें नहीं लिख देनी है, एक ही आयाम में बहुत बातें नहीं करनी है। अब देखिए क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग ही आगे चल रहे हैं। एलईडी लैंप में रंग तापमान को समायोजित करना, जो एलईडी है इस पर क्वेश्चन भी पूछा चुका है मेंस में। आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसमें, पृष्ठभूमि वाले जो हमारा लेक्चर है उस पृष्ठभूमि वाले लेक्चर में मैंने इसकी बात किया है। तो एलईडी लैंप में रंग तापमान को समायोजित करने में हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे अगर मॉलिक्यूल हम उसमें लगाएंगे नैनो कणों के आकार के, अलग अलग आकार के, तो उस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो क्या होगा, अलग अलग रंग उत्सर्जित करेंगे वो। तो हम उस तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। ऐसे ही उपचार हेतु शरीर में लक्षित स्थान पर दवा पहुंचाने में भी बताया मैं कि जब नैनो कणों की दवाएं हम बना लेंगे तो उसको हम एकदम लक्षित, जहां जरूरी है, शरीर के जिस अंग में जरूरी है उसी अंग तक दवाओं को पहुंचा सकते हैं। तो ये एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उसके बाद ऊर्जा भंडार, अगर हमें ऊर्जा का भंडार करना है, जैसे ऊर्जा भंडार उपकरण बैटरी है, सुपर कैपेसिटर है। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं कैपेसिटर ही लिखा। संधारित्र पंखे में जाकर देखिएगा सफेद कलर का लगा रहता है, वो संधारित्र है। वो क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो उनके उपयोग के लिए क्वांटम डॉट्स क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में ऑप्टिकल संचार नेटवर्क के लिए उच्च गति आधारित अर्धचालक लेजर का विकास किया जा सकता है। कुल मिला के इसी नैनो तकनीक का एक कार्बन नैनो ट्यूब उपकरण है। और वो कार्बन नैनो ट्यूब उपकरण क्या है, आप देख सकते हैं, बोलते हैं कि आजकल जो इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है वायर के माध्यम से, उसमें कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है। तो नैनो तकनीक एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसी का उपकरण है, इसलिए ये भी इस तरीके का बहुत से हमारे लिए लाभदायी उपयोग बना सकता है। अब बात आती है कि क्वांटम डॉट से संबंधित क्या चुनौतियां हैं। डेफिनेटली हर चीज की चुनौतियां होती है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि और भी कहीं इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इससे सेंसर बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, उन सेंसरों से हम मिट्टी और बाकी चीजों के बहुत सूक्ष्म चीजों के बारे में भी जान सकते हैं। तो मतलब बहुआयामी इसका उपयोग है। हमने कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों की यहां पे बात कर लिया। अब क्वांटम डॉट से संबंधित चुनौतियां क्या है, तो पहली चुनौती क्या है कि ये जहरीले होते हैं। मैं पहले ही बोला कि सारे जहरीले नहीं हैं, लेकिन जो जहरीले चीजों से बनाए जा रहे हैं वो जहरीले हैं। तो ये हमारे प्रकृति के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए शीशे का बनाया गया, लीड का बनाया गया, तो लीड अपने आप में जहरीला है, वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करेगा, पानी में जाएगा, पानी में मिलेगा, पानी को दिक्कत देगा। तो इस तरीके के समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब दूसरी बात क्या है कि लागत की समस्या है। इसको बनाने में काफी ये क्या है, इसके लागत की समस्या है, मतलब अभी खर्चीला है। तो इतना आसानी से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है कि तुरंत सब लोगों के हाथ में ये प्रौद्योगिकी चली आए या इससे बने उपकरण चले आए। तो ये खर्चीला है, लागत ज्यादा है इसमें। दूसरी चीज, छोटे स्तर पर तो बना ले रहे हैं, अच्छी बात है। मैं यहां से सीधे चैलेंज ही लिखूं कि बड़े स्केल पर या बड़े पैमाने पर निर्माण की चुनौती, बड़े पैमाने पर निर्माण की चुनौती, बड़े पैमाने पर निर्माण की चुनौती मतलब छोटे लेवल पर तो इसका निर्माण हम कर पा रहे हैं आसानी से जैसे, लेकिन एक बड़े स्केल पर निर्माण करने जाएं तो वहां पर भी अभी चुनौती है, क्योंकि उतना कंट्रोल तरीके से, उतना नियमित या नियंत्रित वातावरण हमको मिलना मुश्किल होता है। तो ये एक समस्या ये है। दूसरी चीज कि अनुप्रयोग की चुनौती, अनुप्रयोग आधारित चुनौती। अनुप्रयोग आधारित चुनौती में क्या है कि सोलर सेल में इसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाए, क्वांटम डॉट्स को सोलर सेल में किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए।
इसको इलेक्ट्रॉनिकी में कैसे प्रयोग में लाया जाए, अगर सोलर सेल में इसको कैसे यूज करें, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिकी है उसमें कैसे इसको हम प्रयोग करें। तो ये भी एक चुनौती है। आप देख रहे हैं कि जो नैनो स्केल के चीजें हैं वो एप्पल और ऐसी कुछ बड़ी कंपनियां ही बना रही हैं, सारे क्यों नहीं बना रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बन जा रहा है अभी। तो एक बड़े लेवल पर ये सारी चुनौतियां हैं। जहरीला है तो इसको हमें देखना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी कम रहे इसकी, कुछ ऐसा चैलेंज इसका समाधान करना है। लागत कम हो जाए, कुछ ऐसा इसमें और नवाचार करना है। अनुप्रयोग के बारे में जो चुनौतियां हैं उसको देखना है। बड़े पैमाने पर निर्माण की चुनौती है, इनको देखना है। अब इसके बाद क्या भारत सरकार, हमें थोड़ा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि भारत सरकार अपने यहां भारत सरकार क्वांटम डॉट्स के निर्माण के स्तर पर क्या प्रयास कर रही है या क्या प्रयास की है, भारत सरकार का क्या प्रयास है या भारत का क्या प्रयास है। सॉरी दोस्तों, यहां देखिए क्या है कि पहली बात कि ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपकरण है। तो वर्ष 2007 में भारत में नैनो मिशन शुरू किया गया था। भारत में नैनो मिशन शुरू किया गया था, लेकिन ये अभी बंद हो गया है। भारत में 2007 में नैनो मिशन शुरू किया गया और ये नैनो मिशन काफी कुछ इससे हमें लाभ हुआ और अंततः इसको बंद करके नई योजना लाई गई है। अब दूसरी चीज क्या है, एक और वर्ष 2020 के बजट में, वर्ष 2020 के बजट में एक और योजना लाई गई जो काफी विस्तृत थी, इन सब चीजों को मिलाकर थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम रखा गया था कि क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, जिसको क्वाटा संक्षिप्त तरीके से बोलते थे, क्वाटा, ये मिशन था। 2025 तक के लिए इसको घोषणा की गई थी 2020 के बजट में, लेकिन सरकार को लगा कि हमें एक अम्ब्रेला प्रोग्राम लेके आना चाहिए जिसमें सब समाहित रहें, क्योंकि ये तो अभी क्या है, बंद है। तो अंततः एक अम्ब्रेला प्रोग्राम लाया गया 2023 में। एक छतरी प्रोग्राम हिंदी में बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो एक समग्र प्रोग्राम लाया गया, समग्र कार्यक्रम लाया गया है इस पर, इस दिशा में सूक्ष्म लेवल की चीजों के विकास के लिए, जिसका नाम रखा गया है क्या, राष्ट्रीय नैनो मिशन, सॉरी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। और ये 2023 में लाया गया है। 2031 के लिए 31 तक इसको चलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 2023 में लाया गया 19 जून 2023 को, और 2031 तक इसको चलाया जाएगा। इसके कई उद्देश्य हैं, कई लक्ष्य हैं, वो क्या हैं, एक माइंड मैप के माध्यम से अभी देख लेते हैं। तो ये है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। सबसे पहले हम समझते हैं इसका परिचय। परिचय क्या है इसका भी, मतलब इस पूरे क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो लिंक में ही मिल जाएगा। तो 19 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया। यह मिशन 2023 से 31 तक के लिए घोषित है। यह मिशन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, साइंस टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी कई बार कथन बनाती है, तो ध्यान रखेंगे आप कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब बात आती है परिचय के बाद कि इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, किसका, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना,
क्वांटम प्रौद्योगिकी इसमें ले लिए हैं, एक स्टेप और आगे चले गए हैं नैनो मिशन को समाहित करते हुए। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि जब तक प्रशिक्षित लोग वैज्ञानिक इसमें नहीं रहेंगे बात बनेगी नहीं। और ये बोले हैं 5 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स क्या है हम देखेंगे। जो क्वांटम होता है वो 0 और 1 क्यूबिट पर चलता है। 0 क्यूबिट और 1 क्यूबिट, ये हम लोग जब क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे वहां देखेंगे, क्वांटम अभियांत्रिकी पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि परंपरागत कंप्यूटर चलते हैं किस पर, बिट पर, 0 बिट 1 बिट, वैसे ही क्वांटम चलता है किस पे, क्यूबिट पर, 0 क्यूबिट और 1 क्यूबिट। वो हम लोग जब संबंधित लेक्चर आएगा तो बात करेंगे। उसके बाद मतलब 1000 भौतिक क्यूबिट्स वाले मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना लक्ष्य है। सुरक्षित संचार की व्यवस्था बनाना है इसके माध्यम से, क्योंकि इसके माध्यम से सुरक्षित संचार बनाया जा सकता है, जो हम पढ़ेंगे कभी। मतलब हैक करना किसी चीजों को बहुत मुश्किल रहेगा। साइबर क्राइम की जो समस्या है उसमें बहुत सुधार इससे बन जाएगा। उन्नत सेंसर बनाना, क्वांटम सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्रित करना, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत 6वां देश है जो क्वांटम मिशन या क्वांटम पर आधारित एक डेडिकेटेड मिशन शुरू किया है। और इस मिशन से लाभ क्या होगा, तो यही सब लाभ होगा कि लंबी दूरी के लिए दूसरे देशों के बीच संचार स्थापित किया जाएगा, बहुत आसानी से संचार और सिक्योर सुरक्षित संचार स्थापित किया जाएगा। संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय, ऊर्जा, मतलब जो भी क्षेत्र आप सोच सकते हैं हर क्षेत्र में इसका उपयोग होगा। तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया है। तो इस तरीके से क्वांटम डॉट्स को मैं सारी मूलभूत अवधारणाओं के साथ अभी पढ़ा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। और अब हम लोग एक प्रीलिम्स और एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं और इस लेक्चर को फिर यहीं पर रोकेंगे हम। देखिए, चलते हैं उस पेज पर जो पहले मैं आपको दिखाया था, उस पेज पर ही चलते हैं। और सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का संभावित प्रश्न। प्रारंभिक परीक्षा का संभावित प्रश्न क्या है कि क्वांटम डॉट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आकार में परमाणु से भी छोटे होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि परमाणु से कैसे छोटे होंगे, जब 10 से 50 परमाणु मिलकर बनाते हैं क्वांटम डॉट्स, मतलब ये गलत। फिर इनमें विशिष्ट विद्युत एवं प्रकाशीय गुण होते हैं। हमने देखा कि जब ये छोटे होते हैं तो क्या होता है, विशिष्ट विद्युत और प्रकाशीय गुण इनमें पाया जाता है, मतलब ये बात तो सही है। सामान्यतः जहरीले होने के कारण इनका प्रयोग किसी भी प्रकार के दवाइयों के निर्माण में नहीं किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार यूपीएससी फंसा देता है। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रकार के दवाइयों के निर्माण में नहीं किया जाता है। और मैं पढ़ाया आपको कि सारे के सारे जहरीले नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ से, जैसे लेड वाली चीजें हैं उनसे तो नहीं बनाएंगे हम, सीसा वाली, कैडमियम जो जहरीले हैं उनसे नहीं बनाएंगे, लेकिन इनसे दवाओं का निर्माण किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से भी निजात पाया जा सकता है इनके माध्यम से। इसलिए यह भी चीज क्या है, गलत। एक सही है इसमें। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं केवल 1। अभी मैं प्रश्न करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रश्न कराऊंगा ही नहीं, सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको छोड़ दूंगा और आप उसका आंसर कमेंट में दिया करेंगे। बट हमने अभी स्टार्ट किया है चीजों को पढ़ना, इसलिए आपके साथ में बारीकी से चल रहा हूं कि हर बात आपको समझ में आती रहे। मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या आ सकता है, आप लिखने की कोशिश करिएगा कि क्वांटम डॉट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग को समझाते हुए इसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न को आप आराम से लिखिएगा। और ये कितने शब्दों में लिखना है, तो अभी आप इसको 250 शब्द में लिखिए, 250 शब्दों में लिखिए, अर्थात 15 मार्क्स में लिखिए।
15 अंकों के लिए लिख के देखिएगा कि आपको इस लेक्चर के माध्यम से सारे इनपुट इस प्रश्न के लिए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में सारी बातों को जो बताया गया वो आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और जो चिकित्सा पर आधारित नोबेल पुरस्कार पर आधारित होगा। धन्यवाद।